हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इस कोर्स की हम लोगों ने स्टार्टिंग की है विद द क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इस बुक को अब हम ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि लास्ट चैप्टर में इस बुक के हम लोग पहुंच चुके हैं, जो है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, यानी कि भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बीच में जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रहा है, यानी कि जो विकास का एक अनुभव रहा है, उसके बीच में तुलना हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं हमारे जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पड़ोसी हैं, या आप कहेंगे कि जो सबसे बड़े पड़ोसी देश है, पाकिस्तान और चाइना के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले पार्ट में हमने इस लेक्चर को, इस टॉपिक को स्टार्ट किया था और वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत चीज़ें देखी थी। आज उसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फिर से हम इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे कुछ और इंडिकेटर्स के आधार पे। तो अभी तक जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, जिनको वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ों को पहुंचाएं, चीज़ों को शेयर करें, फैलाएं और लाइक भी ज़रूर करें अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर जितना भी कंटेंट दिया गया है वो आप लोगों के लिए किसी तरीके से हेल्पफुल हो रहा है, आप लोगों की मदद हो रही है, तो आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट कि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों से थोड़ा सा इस मिशन के बारे में मैं बात करूंगा कि हमारा जो मिशन है, ये जिस मिशन के प्रति हम लोग प्रतिबद्ध हैं, बिल्कुल डेडिकेटेड है, आप सभी लोगों को अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करना हमारा मिशन है। इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस मिशन में हमें आपके साथ की, आपके सहयोग की जरूरत है। थोड़ा सा स्कैन एंड पे का ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई आईडी भी यहाँ पर दी गई है, okul@axis बैंक। और बाकी अगर किसी को इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से अगर कोई पेमेंट करने के इच्छुक है तो उनके लिए जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, जितना भी आप लोगों की इच्छा होती है, जितना भी आप लोगों को सुविधा होती है, उतना आप लोग पे कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हमारी तरफ से नहीं है, कोई फिक्स अमाउंट हम लोग नहीं बता रहे हैं। जितना भी आप लोगों को सुविधा होती है उतना आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो फायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा। वीडियोस के साथ साथ हम विचार कर रहे हैं कि आप लोगों को क्विजेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड कराए जाए, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा संसाधनों की कमी की वजह से हम लोग आपको चीज़ें जो है वो बहुत तेजी से नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों का साथ हमें मिलेगा, आप हमारे इस मिशन में साथ देंगे, तो हम फिर आप लोगों को और भी ज़्यादा चीज़ें जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोग साथ देने की, कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए, तो इसका फायदा जो है वो आप लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपने बुक की तरफ। देखिए, आज हमें बात करनी है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को लेकर। आज हम डेमोग्राफी के बारे में, यानी कि पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डेमोग्राफी जो है दैट रिलेट्स विद द पॉपुलेशन, यानी कि जो जनसंख्या उससे संबंधित बातें आज हम करेंगे। देखिए यहां पर क्या लिखा गया है कि इफ वी लुक एट द ग्लोबल पॉपुलेशन, यानी कि अगर हम वैश्विक जनसंख्या को देखें, यानी कि टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन को देखें, तो हर 6 व्यक्तियों में से एक जो है वो इंडियन है और दूसरा जो है वो चाइनीज है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया और चाइनीज की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, जिसको अगर बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं है उसके हिसाब से आप समझ लीजिए कि अगर दुनिया में 6 लोग हैं टोटल, तो उसमें से एक इंडियन है और एक चाइनीज है। तो वी शैल कंपेयर सम डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। इनके हम कुछ डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी स्मॉल, पाकिस्तान की पॉपुलेशन तो बहुत कम है, एंड अकाउंट्स फॉर रफली अबाउट 1/10 ऑफ चाइना और इंडिया। क्योंकि चाइना और इंडिया ऐसे लिखा गया है क्योंकि चाइना और इंडिया की लगभग कंपेरेबल है। चाइना की ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज्यादा है वैसे इंडिया से, लेकिन कंपेरेबल हम कहेंगे दोनों की। और आप चाहे चाइना की ले लें चाहे इंडिया की ले लें, उसका जो 1/10 है, यानी कि 1/10वां भाग, या आप कहेंगे कि 10% जो जनसंख्या है वो किसकी है, पाकिस्तान की है। ठीक है, चलिए, दो चाइना इज द लार्जेस्ट नेशन एंड ज्योग्राफिकली ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया अमंग द 3 नेशंस, यानी कि 3 नेशंस मतलब इंडिया, चाइना और पाकिस्तान जिनकी बात हो रही है, उनमें से चाइना जो है वो सबसे बड़ा है और ज्योग्राफिकली भी चाइना सबसे बड़ा है। ठीक है, वैसे मतलब इन तीनों में, ठीक है, वैसे ध्यान रखिएगा चाइना जो है चौथे नंबर पर आता है। सबसे पहले रशिया है, लार्जेस्ट की बात कर रहा हूं, रशिया है पहले पे, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे यूएसए है और चौथे पे चाइना आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, चौथे पे चाइना है, इसके बाद यू हैव ब्राजील, इसके बाद यू हैव ब्राजील, और देन यू हैव ऑस्ट्रेलिया एंड देन यू हैव इंडिया। इंडिया इज एट नंबर 7th। ठीक है, अगर आप एरिया वाइज बात करें तो। ठीक, लेकिन अब बात की जा रही है कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का अगर हम कंपैरिजन करें तो चाइना सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे कम है। अब फिर से बात करूंगा मैं लोएस्ट, यहां पर जो भी बात की जा रही है कंपैरिजन सिर्फ इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में किया जा रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग जब बाद में ये वीडियो देखते हैं तो आप कहेंगे कि चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कहां है, फिर आप कंपैरिजन करने लगेंगे पूरे दुनिया में।
ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी कंपैरिजन हम कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, इसके बाहर की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर लिखा गया कि जो डेंसिटी पॉपुलेशन की सबसे कम है, लोएस्ट है, यानी कि इन तीनों में से चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे कम है, ठीक है। जो नीचे टेबल दी गई है ये क्या शो करती है? दिस शोज द पॉपुलेशन ग्रोथ एज बीइंग द हाईएस्ट इन पाकिस्तान फॉलोड बाय इंडिया एंड चाइना, ठीक है। नीचे ये जो टेबल दी गई है इसमें आप देख सकते हैं कि एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? देखिए पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, इंडिया में उससे कम है और चाइना में सबसे कम है। यानी कि ये है कि सालाना जो है पॉपुलेशन बढ़ने की या जनसंख्या बढ़ने की जो दर है वो कितनी है, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं पाकिस्तान की सबसे ज्यादा है। स्कॉलर्स क्या बोलते हैं? स्कॉलर्स पॉइंट आउट द वन चाइल्ड नॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना इन द लेट 1970s एज द मेजर रीजन फॉर लो पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। चाइना ने एक पॉलिसी लाई थी कि एक ही बच्चा होना चाहिए, वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी, ठीक है। 1970s में लाए थे, 1980s के आसपास, और अब जाके इसको 2015 में चाइना ने इस पॉलिसी को जो है वो खत्म कर दिया है। अब आप कम से कम 2 बच्चे जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, मान लीजिए यहां पर लिखा गया है वन चाइल्ड नॉर्म। मान लीजिए किसी के कोई वीमेन प्रेग्नेंट होती है, कोई महिला, ठीक है, गर्भवती होती है, और मान लीजिए उसके जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस। अगर ट्विंस होंगे तो क्या होगा? आप मुझे बताइएगा। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी थी, अगर किसी महिला के ट्विंस बच्चे हो जाते हैं, जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, तो क्या उसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? सोच के थोड़ा सा रिसर्च करके आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं आपको इसके बारे में जो है वहां पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि 2015 में ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी, ये वन चाइल्ड नॉर्म था, ये खत्म कर दिया गया है। आगे देखिए, दे ऑल्सो स्टेट दैट दिस मेजर लेड टू अ डिक्लाइन इन दी सेक्स रेशियो। जो हमारा सेक्स रेशियो है उस पर भी इसमें फर्क पड़ा है। द प्रोपोर्शंस ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है कि प्रति 1000 जो पुरुष है उनमें महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। हाउएवर फ्रॉम द टेबल हम ये देख सकते हैं कि जो सेक्स रेशियो है इज लो, वो कम भी है और बायस्ड अगेंस्ट फीमेल्स इन ऑल द 3 कंट्रीज। यानी कि इन तीनों देशों में क्या है कि सेक्स रेशियो एक तो कम है, यानी कि प्रति व्यक्ति अगर प्रति 1000 पुरुष की हम बात करें तो महिलाओं जो है वो कम है, क्योंकि महिलाओं के प्रति क्या है, ये महिलाओं के खिलाफ है, अगेंस्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या यहां पर कम होगी। देखिए इंडिया में जो है 924, पाकिस्तान में है 943 और चाइना में है 949। यानी कि तीनों में फिर भी क्या है कि प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या जो है वो कम है, ठीक है। आगे देख लीजिए, स्कॉलर्स क्या बोलते हैं कि जो सन्स प्रेफरेंस है प्रिवेलिंग इन ऑल दीज कंट्रीज एज द रीजन। सन प्रेफरेंस मतलब जो लड़का है, लड़के की चाह जिसको बोलते हैं, सन प्रेफरेंस जो है वो इसका मुख्य कारण है कि जो सेक्स रेशियो है वो एडवर्स है, या आप कहेंगे कि बायस अगेंस्ट फीमेल्स है, ठीक है। इन रीसेंट टाइम्स ऑल 3 कंट्रीज आर अडॉप्टिंग वेरियस मेजर्स टू इंप्रूव द सिचुएशन। इसको धीमे धीमे अब इंप्रूव किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये कहीं पर भी आप कहीं भी बात कर लें, ये अभी भी जो है फीमेल्स इसमें ऐसा नहीं है कि 1000 के पार हो गई है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। वन चाइल्ड नॉर्म एंड द रिजल्टेंट अरेस्ट इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो हैव अदर इंप्लीकेशंस। इसके कुछ अदर इंप्लीकेशंस या कुछ और परिणाम भी है। देखिए जैसे कि मान लीजिए आफ्टर अ फ्यू डिकेड्स in China there will be more elderly population in proportion to young people. This led China to allow couples to have 2 children. इसलिए मैं बता रहा था कि 2015 से जो वन चाइल्ड नॉर्म था या जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी इसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो चाइना को यह पता था कि आने वाले समय में क्या होगा कि उनकी जो पॉपुलेशन है, एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पहले से तो लोग ज्यादा हैं ही। अब आज की डेट में क्या हो रहा है कि अब एक बच्चा अगर आप पैदा करने की अनुमति देते हैं तो आने वाले समय में क्या होगा कि यंग पॉपुलेशन काफी कम हो जाएगी और जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है या जो एल्डरली पीपल है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और आप लोगों को पता है, हम लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी में भी बात की हुई है, जो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी था पॉपुलेशन में, वहां पर हमने बात की है, जहां पर हम एज सेक्स पिरामिड की बात कर रहे थे, वहां पर हमने बात की थी कि अगर किसी भी कंट्री की जो एल्डरली लोगों की पॉपुलेशन है, यानी कि जो बड़े बुजुर्गों की पॉपुलेशन है, वो जितनी ज्यादा होगी वो देश की डेवलपमेंट आप कह सकते हैं कि उतना कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वहां पर क्या है कि एल्डरली लोग जो है वो जनरली डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट अर्न बाय देमसेल्व्स, पहली चीज। दूसरा, उनको हेल्थ इश्यूज वगैरह भी रहते हैं, तो वो और लोगों के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। और जितनी ज्यादा डिपेंडेंट पॉपुलेशन है बढ़ेगी, उतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि देश का विकास जो है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए चाइना ने ये नॉर्म को ध्यान में रखते हुए इस नॉर्म को, इस पॉलिसी को खत्म कर दिया और 2015 के बाद से ये पॉलिसी जो है अब नहीं है वहां पर, ठीक। ये बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन ऊपर जो मैंने सवाल आप लोगों से पूछा था उस पर आप लोगों को जवाब देना है। ध्यान रखिएगा कि अगर वन चाइल्ड नॉर्म की बात की जा रही है, अगर किसी महिला के 2 बच्चे होते हैं, यानी कि ट्विंस होते हैं यानी कि जुड़वा बच्चे होते हैं, तो क्या उसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए
आगे देख लेते हैं, द फर्टिलिटी रेट इज ऑल्सो लो इन चाइना एंड वेरी हाई इन पाकिस्तान। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक महिला कितने बच्चे को जन्म देती है, कितने बच्चों को जन्म देती है, उसको बोला जाता है फर्टिलिटी रेट। आप देख सकते हैं कि चाइना में काफी कम है 1.7, इंडिया में दोनों के बीच में है 2.2 और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है 3.6। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक कंट्री है दैट इज नाइजर, अफ्रीकन कंट्री है नाइजर। यहां का अगर आप देखेंगे तो लगभग 7 के आसपास यहां का फर्टिलिटी रेट है, यानी कि एक महिला जो है वो लगभग 7 बच्चों को जन्म देती है नाइजर में। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर पॉपुलेशन जो है कितना ज्यादा ग्रो कर रहा होगा। नाइजर है, माली है, दीज आर सम ऑफ द कंट्रीज जहां पर जो फर्टिलिटी रेट है वो ऑन द हायर साइड है। ठीक है, अर्बनाइजेशन इज हाई इन चाइना विद इंडिया हैविंग 34% ऑफ इट पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। ये थोड़ा सा अजीब सी बात है। चलिए चाइना में तो मान सकते हैं 59% है, लेकिन पाकिस्तान में भी आप समझिए कि इंडिया से ज्यादा जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरीकरण है, वो पाकिस्तान में है। ये हमारे लिए थोड़ा सा एक अच्छी बात आप कह सकते हैं कि नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये हमने पॉपुलेशन की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल घरेलू उत्पाद और बाकी सेक्टर्स को लेकर क्या कंपैरिजन है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के बीच में। देखिए, वन ऑफ द मच टॉक्ड इश्यूज अराउंड द वर्ल्ड अबाउट चाइना इज इट्स ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चाइना की आप बात करें तो चाइना की सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी है वर्ल्ड में। ठीक है, $22.5 ट्रिलियन। यूएस की सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर चाइना है। ठीक है, इंडिया की जो है इट इज ओनली 9.03 ट्रिलियन और पाकिस्तान को इसमें कहीं पर भी मुकाबले में है ही नहीं, 0.94 ट्रिलियन। ठीक है, यानी कि 11%, सिर्फ इंडिया की जीडीपी का 11% है। इंडिया की जीडीपी जो है वो चाइना की जीडीपी का 41% है, यानी कि लगभग चाइना की जीडीपी आप कह सकते हैं इंडिया की लगभग 2.5 गुना है, और पाकिस्तान की तो आप छोड़ ही दीजिए कंपैरिजन, क्योंकि सिर्फ 11% है। ठीक है, when many developed countries were finding it difficult to maintain a growth rate of even 5%। ठीक है, चाइना जो था 1980 के दशक में, जब और देशों में जो बाकी विकसित देश हैं वहां पर भी जो ग्रोथ रेट है, यानी कि जो विकास की दर है, वो 5% भी लगभग मतलब देशों में बड़ी मुश्किल से छू रही थी। चाइना उस समय भी जो है वो डबल डिजिट में अपनी ग्रोथ कर रहा था। ठीक है, आप देख सकते हैं 1980-90 के आसपास में बात कर सकते हैं इस दशक में चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो 10.3%, बहुत ज्यादा है, डबल डिजिट पे। इंडिया की 5.7 है, चाइना और पाकिस्तान की 6.3 है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इस समय में 1980 के आसपास का जो दशक था वहां पर चाइना की तो ग्रोथ रेट है ही, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट भी इंडिया से ज्यादा है। ठीक है, ऑल्सो नोटिस दैट इन 1980s पाकिस्तान वॉज अहेड ऑफ इंडिया। यही मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर चाइना जो है हेड वॉज हैविंग अ डबल डिजिट ग्रोथ एंड इंडिया वॉज एट द बॉटम। इंडिया की सबसे कम है 5.7% केवल। ठीक है, 2015-17 में बात करें तो पाकिस्तान और चाइना की जो है थोड़ा सा डिक्लाइन करी है। देखिए, पाकिस्तान की भी 6.3 से अब 5.3 आ गई है, चाइना की तो काफी डिक्रीज हो गई है 10.3 से 6.8। इंडिया ने थोड़ा सा इसमें ग्रो किया है 5.7 से 7.3 में। ठीक है, ये चीज यहां पर लिखी गई है। वेराज कि पाकिस्तान और चाइना में कम हुई है, वेराज इंडिया मेट विद अ मॉडरेट इंक्रीज। ठीक है, मॉडरेट इंक्रीज 5.7 से 7.3 हो गई है। सम स्कॉलर्स होल्ड द रिफॉर्म प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान एंड द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड एज रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में बेसिकली क्या हुआ है कि कुछ रिफॉर्म्स लाए गए हैं, कुछ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई है वहां पर, उसकी वजह से पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गई है, डिक्लाइन हो गई है। We will study later in a later section which sector contributed to different growth rates in these countries। वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि how people engaged in different sectors contribute to the gross value product। और लोगों के कंट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, they are adding the values, तो इसलिए उसको बोला जाता है gross value added। ठीक है, it was pointed out that in previous section that China and Pakistan have मोर प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। हमने बात करी कि पाकिस्तान में भी इंडिया से ज्यादा है, 37% जो है इंडिया पाकिस्तान की पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन है, यानी कि वहां पर इतने सारे लोग जो है वो अर्बन पॉपुलेशन है। ठीक है, इन चाइना ड्यू टू टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहां की टोपोग्राफी और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इस तरीके की है कि वहां का जो कल्टीवेशन का एरिया है, यानी कि जहां पर खेती की जा सकती है, वो बहुत कम है। उसका जो टोटल लैंड एरिया है उसमें से सिर्फ 10% पे ही जो है वो खेती की जा सकती है। The total cultivable area in China accounts for 40% of the cultivable area in India। अब आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया जैसा जो देश है जहां की एरिया जो है वो काफी कम है। मैंने आपको बताया कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो चाइना का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, जो लैंड एरिया है, वो चौथे नंबर पर है दुनिया में, रशिया, यूएसए, कनाडा के बाद। ठीक है, मतलब रशिया पहले पे है, कनाडा और यूएसए के बाद चौथे नंबर पर है, और इंडिया जो है वो 7वें नंबर पर है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि इंडिया के कंपेरिजन में अगर हम बात करें तो चाइना का जो कल्टिवेबल लैंड है, यानी कि जितने एरिया में वहां पर खेती हो रही है, वो सिर्फ इंडिया का 40% है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि चाइना में इस तरह की टोपोग्राफी और क्लाइमेट है कि काफी कम एरिया, सिर्फ वहां का जो 10% एरिया है उसी में जो है वो क्रॉपिंग की जा सकती है। ठीक है, Until the 1980s, more than 80% of the people in China were dependent on farming as their sole source of livelihood। ये हमने इंडिया के केस में भी देखा था कि जिस समय इंडिया आजाद हुआ था उस समय इंडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था एग्रीकल्चर के ऊपर, और जैसे जैसे टाइम बढ़ा है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी हम बात करेंगे तो इंडिया की जो मेजर पॉपुलेशन है वो अभी भी एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है। ठीक है, और यहां पर भी ये लिखा जा रहा है कि 1980s में 80% जो आबादी थी, जनसंख्या थी चाइना की भी, वो भी खेती के ऊपर ही निर्भर थी अपनी आजीविका के लिए। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने एनकरेज करा लोगों को कि वो अपने खेतों को छोड़ें और बाकी एक्टिविटीज को परस्यू करना शुरू करें, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स, कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट। और 2018-19 में क्या हुआ कि 26% जो वर्कफोर्स है चाइना का वो सिर्फ एग्रीकल्चर में रह गया। ठीक है, जो 80% था यहां पर वो अब 26% में आ गया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1/3 के आसपास का इसमें जो है वो रह गया है, यानी कि 2/3 पॉपुलेशन यहां से निकल गई है और सिर्फ 1/3 जो है वो अब एग्रीकल्चर में रह गई है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीवीए में वो बहुत कम है। देखिए सिर्फ 7%, आप अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में सिर्फ 7% योगदान जो है वो चाइना का एग्रीकल्चर से आता है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीवीए जो है इंडिया में लगभग 16% है और पाकिस्तान में और भी ज्यादा है, यानी कि 24% के आसपास। बट द प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स दैट वर इन दिस सेक्टर इज मोर इन इंडिया। इंडिया में जो वर्कफोर्स है वो ज्यादा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो 41% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, लेकिन इंडिया में ये जो है 43% है, 43%। ठीक है, 24% of Pakistan workforce is engaged in industry, but it produces 19% of GVA। अब हम इंडस्ट्री की अगर बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में पाकिस्तान की जो टोटल वर्कफोर्स है उसका 24% जो है वो किसमें है, दे आर इन इंडस्ट्री, लेकिन उसका जो जीवीए है यानी कि जो जीडीपी में आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 19% है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री वर्कफोर्स इंडिया में कितना है, लगभग 25% के आसपास, और जो गुड्स प्रोड्यूस करता है उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीवीए में या फिर आप जीडीपी मान के चलें इसको, वो 30% है। ठीक है, चाइना में देखिए इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू जीवीए एट 41% और एम्प्लॉय करती है 28% लोगों को। एंड इन ऑल दीज 3 कंट्रीज सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स हाईएस्ट शेयर ऑफ जीबीए। ठीक है, जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। आप यहां पर देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन टू जीवीए एक कॉलम में दिया गया है और यहां पर दिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, यानी कि कितनी आबादी जो है वो किस क्षेत्र में काम कर रही है। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर में देखिए इंडिया में 43% लोग जो है वो एग्रीकल्चर में है। मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा आज भी एग्रीकल्चर में ही है इंडिया में लोग। चाइना में 26% है और पाकिस्तान में 41% है। लेकिन आप इसका जो शेयर है वो देखिए, इंडिया में देखिए चाइना में तो सबसे कम है, तो चाइना में ये सबसे कम है। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन इंडिया में जो कंट्रीब्यूशन है जीवीए में वो एग्रीकल्चर का उतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ 16% है। पाकिस्तान में जो है सबसे ज्यादा है, दैट इज 24%। ठीक है, इसके बाद अगर आप इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो चाइना में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंडस्ट्रीज में है और उसका ये जो प्रपोर्शन है ये भी बिल्कुल ठीक है। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है जीवीए में वो इंडस्ट्रियल से ये आ रहा है। ठीक है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, चाइना, इंडिया है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। ठीक है, और यही चीज यहां पर भी चल रही है कि इंडस्ट्री के मामले में यहां पर इंडिया दूसरे नंबर पर है और पाकिस्तान जो है वो तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर में भी आप देखिए कि चाइना सबसे आगे है। ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा देखिए उल्टा है, सर्विस सेक्टर में चाइना सबसे आगे है, मतलब 46% अगर हम बात करें, और यहां पर 52% है, यानी कि सबसे कम है। ठीक है, और इंडिया में ये सबसे कम है, तो इंडिया में ये सेकंड नंबर पर है। पाकिस्तान में ये सबसे ज्यादा है और ये सबसे ज्यादा है। अब आप यहां पर एक चीज देखिएगा कि यहां पर क्या हो रहा है कि चाइना की पॉपुलेशन जो है वो पहले ज्यादा थी कहां, एग्रीकल्चर में, हमने देखा 80%। उसके बाद वो धीमे धीमे कुछ उसकी पॉपुलेशन निकल के आपकी आई इंडस्ट्रियल सेक्टर में, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और उसके बाद फिर वो बढ़ गई है यहां की तरफ, यानी कि सर्विस सेक्टर, यानी कि टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में ऐसा नहीं है। यहां अभी भी देखिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो यही है और बीच की पॉपुलेशन जो है वो काफी कम हो गई है। ठीक है, और यहां पर कंट्रीब्यूशन के आधार पर भी आप देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन भी जो है वो सबसे ज्यादा आपका सर्विस सेक्टर ही दे रहा है दोनों कंट्रीज में। ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो इस बीच के पोर्शन को छोड़ के सीधे यहां से यहां आई है। पाकिस्तान के केस में भी यही हुआ है कि जितनी पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर में थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ना जाने की बजाय वो सीधे आ गई है सर्विस सेक्टर में। ठीक है, ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमारा देखिए जो बीच का प्रपोर्शन है ये बहुत कम है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का हमारा प्रपोर्शन बहुत कम है एज कंपेयर टू चाइना। चाइना में देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, इंडिया में और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां पर ये चीज लिखी भी गई है कि इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट
कंट्रीज जो है वो पहले शिफ्ट करती है एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री और उसके बाद सर्विसेज में। ठीक है, चाइना में यही चीज हुई है। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से चाइना की जो ग्रोथ है वो आज भी आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर के बाद ये इसकी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ सबसे ज्यादा है। देखिए इंडस्ट्री जो है वो 51% है। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें तो प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स एंगेज्ड इन इंडस्ट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो कम है, 25% है और 24% है। ठीक, और जो कंट्रीब्यूशन है इसका वो भी आप देख सकते हैं कि 30% और 19% ही है। तो इन कंट्रीज में सीधे वही बात हो रही है कि द शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस डायरेक्टली टू द सर्विस सेक्टर। यहां पर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज्यादा जो है वो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और सीधे जो आपकी पॉपुलेशन का शिफ्ट हो रहा है, जो डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है, वो सीधे आपका कहां से कहां हो रहा है, सीधे शिफ्ट हो रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से सीधे सर्विस सेक्टर की तरफ। ठीक है, thus in all the three countries the service sector is emerging as the major player of development. It contributes to more to GVA and at the same time emerges as the prospective employer. ठीक है, ये ज्यादातर लोगों को नौकरी देने वाला भी एक तरीके से आप कह सकते हैं सेक्टर बन रहा है। लेकिन इसमें एक बात और है कि अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो कराते हैं, किसी भी देश की अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, जितना ज्यादा किसी भी देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा तो उतना ही देश में विकास ज्यादा होगा, उतना ही देश में एम्प्लॉयमेंट वगैरह ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने आप में काफी सारे लोगों को जो है वो जोड़े रखता है। ठीक है, अब आपको इंडस्ट्रीज वगैरह है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल के लिए आपको वहां से कुछ मतलब लोगों का साथ मिलेगा, कुछ वहां से लोगों को रोजगार वगैरह मिलेगा। उसके बाद आप सामान बनाएंगे तो वहां पर सामान बनाने के लिए आपको इंडस्ट्रीज में जो है वर्कर्स चाहिए, इंडस्ट्रीज में मशीन वगैरह होंगी तो वो मशीन्स भी कहीं ना कहीं से बन के आएंगी, तो आप कह सकते हैं कि एक दूसरी इंडस्ट्री भी उससे जुड़ी हुई है। फिर वो जो आपका मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री है जिसको बेसिकली बोला जाता है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, तो वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो है उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा तो वो भी कहीं ना कहीं से सामान आएगा, तो वहां पर भी कुछ लोग जो है उनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिला होगा। फिर आप सामान एक बार बना के मार्केट में बेचेंगे तो वहां पर जो मार्केट है, ठीक है, जो आपके सेलर वगैरह है उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मार्केटिंग होगी, तो वहां पर भी काफी ज्यादा जो है वो उससे आपका एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी देश का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि देश का जो पूरा ओवरऑल अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो वो काफी अच्छी होगी। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि इफ वी लुक एट द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन द 1980s, अगर 1980 के दशक की हम बात करें तो पाकिस्तान वॉज फास्टर इन शिफ्टिंग इट वर्कफोर्स टू सर्विस सेक्टर देन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, पाकिस्तान ने अपने लोग जो है वो जल्दी शिफ्ट किए हैं सर्विस सेक्टर में चाइना और इंडिया के कंपैरिजन में। इन द 1980s इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान वर एम्प्लॉयड 17, 12 एंड 27% ऑफ इट वर्कफोर्स इन द सर्विस सेक्टर रिस्पेक्टिवली। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ही थे। और 2019 की अगर हम बात करें तो ये जो लेवल है ये 32%, 46% और 35% हो गया, यानी कि इंडिया में 32% है, चाइना में 46% है और पाकिस्तान में है 35%। इन द लास्ट 5 decades the growth of agricultural sector which employs the largest proportion of workforce in all the 3 countries has declined। और ये एक मैं कहूंगा कि एक अच्छा संकेत है। ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने बात की है, हम तो इंडिया के बारे में शुरू से ही इस बुक में बात करते हुए आ रहे हैं और ये बात हमने बहुत बार की है कि एग्रीकल्चर के ऊपर, जो एग्रीकल्चरल लैंड है इंडिया में, उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, और उस प्रेशर को कम करने के लिए जरूरी यह है कि लोगों को अल्टरनेटिव्स वगैरह दिए जाए कि वो नॉन फार्म एक्टिविटीज से जुड़े और एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो प्रेशर थोड़ा सा कम पड़े। हमने वहां पर देखा है कि एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है कि जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग वहां पर काम कर रहे हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है। ठीक है, और काफी सारी प्रॉब्लम है। रूरल इकोनॉमी की तो सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो निर्भरता है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से अगर लोग बाहर निकल रहे हैं तो वो आप कह सकते हैं कि देश जो है वो फिर डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर चाइना हैज मेंटेन्ड अ नियर डबल डिजिट ग्रोथ रेट इन 1980s बट बिगिन शोइंग डिक्लाइन इन द रिसेंट ईयर्स। और आज के समय में थोड़ा बहुत डिक्लाइन जो है वहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, वेयर फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ रेट जो है वो भी डिक्लाइन हुए हैं। In case of service sector, China was able to maintain its rate of growth during 1980 and 90s. ठीक है, while there was a positive and increasing growth of India's service sector output। यहां पर आप देख सकते हैं सर्विस सेक्टर के बारे में चीजें दिखाई गई है। सर्विस सेक्टर इंडिया में जो है 6.9% था 80 और 90 के दशक में, जो आज की डेट में थोड़ा सा बढ़ के 7.6% हो गया है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें चाइना की तो 13.5% पे था, चाइना में कम हो गया है, देखिए। ठीक है, सिमिलरली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 6.8% था, पाकिस्तान में भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो सिर्फ इंडिया के केस में आप कह सकते हैं कि ये चीज जो है वो इंक्रीज करी है।
और यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की जा रही है, चाइना में देखिए जो 10.8% था वो इंडिया अब बहुत कम हो चुका है 5.3%, और बाकी देशों में भी आप देख लीजिए 7.4 से इंडिया में भी 6.9 हो गया है, और पाकिस्तान में भी 7.7 से 4.8 हो गया है। और आप देख सकते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो है आपका सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रो किया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है थोड़ा सा। दस चाइनाज ग्रोथ इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, और इंडिया की जो ग्रोथ है वो सिर्फ सर्विस सेक्टर से आ रही है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है वो है ही नहीं। आप यहां पे देख लीजिए 3.1% था और यहां पर भी 3.1% ही है। ठीक है, और चाइना में आप देख सकते हैं कि चाइना में जो ग्रोथ आ रही है वो कहां से आ रही है। चाइना में जो चीज बड़ी है दैट इज योर, एक तो चाइना का आप कह सकते हैं कि ये सर्विस सेक्टर जो है वो बड़ा है। ठीक है, और एग्रीकल्चर तो खैर वैसे यहां पर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी यहां का 5.3% पे बना हुआ है। ठीक है, ये चीज आप देख सकते हैं, लेकिन इंडिया के केस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर से ही ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इंडिया का जो है वो थोड़ा सा कम ही हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर में तो कोई फर्क इंडिया का पड़ा ही नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तीनों ही सेक्टर जो है वहां पर डिक्लाइन हुआ है। पाकिस्तान में आप देख लीजिए 4% के आसपास एग्रीकल्चर हुआ करती थी और वो आज सिर्फ 1.7% पे आ गई है। ठीक है, इंडस्ट्री की बात करें तो 7.7 से गिर के 4.8 हो गई है, और सर्विस सेक्टर जो है वो 6.8 से गिर के 5 हो गया। तो यानी कि पाकिस्तान तो आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जिसका स्लोप है वो ग्रोथ का जो स्लोप है वो डिक्लाइन कर रहा है, यानी कि डिसलेशन की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ को नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज इस पार्ट को इतना ही रखेंगे। थोड़ा सा इसमें इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है और एक दो कंसेप्ट्स इसमें और हैं, जिसको हम अगले पार्ट में लेके, अगले लेक्चर में लेके इस बुक को, इस चैप्टर को, इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर जो हमारा कोर्स है वो एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, जिसमें हम लोग चीजों को बिल्कुल हमारा जो यूपीएससी का सिलेबस है, पेपर 3 की बात मैं कर रहा हूं, जीएस पेपर 3 जहां पर इकोनॉमी आती है, उसके सिलेबस को बिल्कुल अलाइन करके हम लोग चलेंगे, और एक एक वर्ड जो सिलेबस में दिया गया है उसको पूरी तरीके से हम अपने कोर्स में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसमें मल्टीपल सोर्सेस का यूज किया जाएगा। इस तरीके से कोई एक बुक को लेकर हम वर्ड टू वर्ड, कवर टू कवर कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि इस बुक को करना जरूरी इसलिए था, मैंने आपको फिर से बताया, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि एक बेस आप लोगों का बने। अब आप लोगों को इस बुक के 10 चैप्टर पढ़ने के बाद आइडिया हो चुका है कि देश की स्थिति आजादी के समय क्या थी, देश की स्थिति आज के समय क्या है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं यहाँ पर, रूरल सेक्टर है, पॉवर्टी की क्या हालत है, ह्यूमन कैपिटल की क्या हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है, ये सारी चीजें जो है हम अब समझ चुके हैं। तो आगे इसके ऊपर अब हम जो है चीजों को थोड़ा सा बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, और इस कोर्स को पूरा हम ले जाएंगे एंड तक, जहां से आपका प्रीलिम्स की तैयारी भी होगी, मेंस की तैयारी भी होगी, और आप लोगों को आंसर राइटिंग वगैरह भी जो है वो सब कुछ कराई जाएगी। तो आप लोग इस कोर्स को पूरी तरीके से फॉलो करते रहे। इसमें आपको नोट्स वगैरह, क्विजेस वगैरह देने के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं, ये हमारा रोज का ही विचार रहता है। लेकिन फिर से बात वही आती है कि रिसोर्सेज की कमी थोड़ा सा हमारे पास भी है, और जो संसाधन की कमी है, और थोड़ा सा मैन पावर की कमी है। तो कोशिश फिर भी कर रहे हैं कि आप लोगों को चीजें देने की कोशिश कर रहे हैं। अफोर्डेबल एजुकेशन देना हमारा मकसद है। फ्री एजुकेशन हम नहीं दे सकते, फ्री एजुकेशन ऐसा कुछ होती भी नहीं है। ठीक है, फ्री का कंसेप्ट मत समझ के चलिए, अफोर्डेबल है। रेट वगैरह कभी भी हम आपको, अगर कोई कोर्स वगैरह भी आप लोगों के लिए लाया जाएगा, पेड कोर्स वगैरह भी, तो वो भी बिल्कुल आप देखेंगे कि मार्केट रेट से बहुत ही कम पे रहेगा। हमेशा अफोर्डेबल रेट्स पे हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद ही यही है। हम शिक्षा को प्रसार करना चाहते हैं, शिक्षा को फैलाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सभी लोगों को जो शिक्षा है वो एक सहज रूप से मिलनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा का व्यापार नहीं किया जा सकता, ये बात हम पहले से कहते आए हैं। शिक्षा को बेचा नहीं जा सकता, सिर्फ बांटा जा सकता है, और बांटने से ही जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो हमें भी बढ़ता है। ठीक है, चलिए तो आज इसको इतना ही रखेंगे। इसका अगला पार्ट हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कम से कम 10 लोगों तक जरूर इन चीजों को पहुंचाइए। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं और उनको लग रहा है कि चैनल में जो कंटेंट है वो उनके लिए किसी भी तरीके से फायदेमंद हो सकता है, उनको हेल्पफुल लग रहा है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो भी आपसे मिस ना हो। ठीक है, बाकी अगर आप लोग कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप जरूर हमसे पूछिए नीचे कमेंट सेक्शन पे। बाकी आप लोगों के लिए जो फॉर्म की बात की जा रही थी कि जिसके थ्रू आप लोग कमेंट्स वगैरह, अपने जो डाउट्स वगैरह है वो पूछ सकते हैं, जिसको हम लोग लाइव सेशन में इंक्लूड करेंगे, तो वो हम डेवलप कर रहे हैं। उसको लेकर बहुत जल्द आप लोगों को वो फॉर्म वगैरह जो है मिल जाएगा। फिलहाल आप लोग कमेंट सेक्शन में ही अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। फीडबैक जरूर अपने दें, ताकि अगर कुछ जरूरत होती है, कुछ अगर बेटर ऑप्शन मिलता है, तो हम चीजों को इंप्रूव भी करें, अच्छा भी बनाएं। और बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ चीज आपको पूछनी है या कुछ चीज बतानी है,
तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं, दैट इज okul.cu@gmail.com। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।